जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। और होपफुली आप लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही होगी। अब तो आयोग ने भी घोषित कर दिया है मैसेज के माध्यम से कि एग्ज़ाम 14 जुलाई को ही होगा। तो इस तरह से हमारे पास अब कुछ खास समय नहीं रह गया है, लेकिन अगर इस बचे हुए समय को अगर सही ढंग से यूटिलाइज़ किया जाए तो काफ़ी चीज़ें हमारे हाथ में आ सकती हैं, यानी कि प्री क्लियर किया जा सकता है अभी भी। तो रिवीजन हमें तेज़ी से करना होगा और इसीलिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने आपके लिए कंटेंट तैयार किया है शानदार हिस्ट्री का, जिसका रिवीजन आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। क्योंकि हिस्ट्री के भी कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और 50 क्वेश्चन तो अकेले ही उत्तराखंड के आएंगे, तो ये मान के चलिए कि 12 से 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के हो सकते हैं, कल्चर के हो सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो ये रहे कुछ टॉपिक्स जिनके बारे में हमको पढ़ना होगा उत्तराखंड की हिस्ट्री को समझने के लिए। इस पे हम आएंगे अभी। और ये हैं आप ज्ञान मिश्रा सर, आप सभी लोग इनको जानते हैं, बच्चों के लिए पूरी तरीके से समर्पित। ओके, तो इससे पहले कि मैं इन टॉपिक्स के बारे में कोई चर्चा करूं, सबसे पहले कुछ बातें समझ लेनी जरूरी हैं, उसको आप जान लीजिए ज़रा, ठीक है? फिर हम आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड हिस्ट्री। ओके, देखिए, उत्तराखंड हिस्ट्री को समझने के लिए हमें थोड़ी बहुत जानकारी इंडिया की हिस्ट्री की भी होनी चाहिए। अगर हमारी जानकारी इंडिया की हिस्ट्री में ठीक ठाक है तो हम कंटेम्प्रेरी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। जो उत्तराखंड के शासक जो रहे हों, उस समय मुगल शासक कौन था, मॉडर्न वाले पार्ट में अगर हम उत्तराखंड को देखें तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था। अगर ये सारी बातें हमको समझ में आ रही हैं पहले से, तो यकीन मानिए कि उत्तराखंड की हिस्ट्री को भी समझना थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ आपके सामने, ज़रा पेशेंस रखिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान से सुने और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देखिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंडिया, यानी कि इंडिया की हिस्ट्री, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उत्तराखंड के दो पार्ट। एक तरफ तो मैं लिख देता हूँ गढ़वाल वाला पार्ट, और एक तरफ हम लिख देते हैं क्या, कुमाऊं वाला पार्ट। ठीक है, तो उत्तराखंड को हमें गढ़वाल और कुमाऊं इस तरीके से देखना है। सबसे पहली बात तो ये समझ लेनी जरूरी है। तो क्या इंडिया के साथ साथ उत्तराखंड की हिस्ट्री को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो उसका जवाब है हाँ। इंडिया की हिस्ट्री में भी एंशिएंट पार्ट है और उत्तराखंड की हिस्ट्री में भी एंशिएंट पार्ट है, मेडिवल पार्ट भी है और मॉडर्न पार्ट भी है। इसी तरीके से उत्तराखंड में भी हमको तीनों भाग देखने को मिलते हैं। और उत्तराखंड का जो ऐतिहासिक काल है, वो उसकी प्राचीनता भी लगभग उतनी ही पुरानी है जितने की इंडिया की हिस्ट्री की है। ओके, लेकिन कुछ इसमें फर्क है। फर्क ये है, देखिए, अगर एंशिएंट इंडिया की अगर हम बात करें तो ये शुरू होता है प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेकर कब तक, 700 AD तक, जिसमें हम प्री हिस्टोरिक कल्चर देखते हैं, इंडस वैली देखते हैं, फिर वैदिक पीरियड देखते हैं, 6th सेंचुरी BC में जो रिलीजियस मूवमेंट हुआ है बुद्धिज्म और जैनिज्म, वो देखते हैं, महाजनपद काल देखते हैं। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं महाजनपदों में पढ़ते पढ़ते किस तरीके से सिकंदर ने आक्रमण किया, उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। इस तरीके से हम एंशिएंट इंडिया में आगे बढ़ते हैं और उसी प्रकार से हम उत्तराखंड की हिस्ट्री में भी प्रागैतिहासिक काल को पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक सीक्वेंस हमको इंडिया की हिस्ट्री में नजर आता है, वैसा सीक्वेंस हमको उत्तराखंड की हिस्ट्री में नजर नहीं आता। कहीं कहीं पर लंबा अंतराल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उत्तराखंड की हिस्ट्री थोड़ी सी जटिल हो जाती है, खास तौर पे एंशिएंट वाली। मेडिवल इंडिया की अगर मैं बात करूं, तब तो ये शुरू होता है 700 से लेकर 1707 तक, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि प्री मेडिवल पीरियड और मेडिवल पीरियड। प्री मेडिवल पीरियड में आप देखेंगे राजपूत शासन देखेंगे, दक्षिण में चोलास देखेंगे, प्रतिहार, परमार और कन्नौज के लिए युद्ध देखेंगे।
आक्रमण देखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम का, गजनवी का, मोहम्मद गौरी का, और किस तरीके से पाल वंश की स्थापना भी हुई थी बंगाल में, वो सारी चीज़ें देखते हैं हम किसमें, पूर्व मध्यकालीन भाग में। तो ऐसा कोई पूर्व मध्यकालीन वाला जो पार्ट है उत्तराखंड में हमको देखने को नहीं मिलता। इसलिए मुझे उत्तराखंड की हिस्ट्री को मेडिवल पीरियड में अगर देखना हो तो ज़रूरी नहीं है कि मैं खाली इसी पीरियड के बीच में उसको फिक्स करूं। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उत्तराखंड की हिस्ट्री यहाँ से शुरू होकर मेडिवल की और यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि उत्तराखंड का मेडिवल यानी कि मध्यकालीन इतिहास कहाँ तक जाता है। ये जाएगा आपका लगभग, अगर मैं गढ़वाल को ही मान के चलूँ तो 888 ईस्वी मान लीजिए, और ये चलेगा आपका 1815 तक, कि कैसे गढ़वाल में परमार शासकों ने शासन किया और किस तरीके से सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों की मदद से सत्ता हासिल करी दोबारा, और उनका प्रवेश हो जाता है उत्तराखंड में। देखते हैं मॉडर्न वाले पार्ट में। तो उत्तराखंड का जो मॉडर्न वाला पार्ट है वो शुरू होता है 1815 ऑनवर्ड्स, कुमाऊं में भी और गढ़वाल में भी। और मॉडर्न इंडिया जो शुरू होती है इंडिया में, वो शुरू होती है 1707 से लेकर 1947 तक। मेरे ख्याल से आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया को भी हम दो पार्ट में समझते हैं, 1707 से लेकर 1857 150 साल, और 1857 से 1947 90 साल, यानी कि 240 साल का इतिहास हम मॉडर्न इंडिया के केस में देखते हैं। गढ़वाल वाले केस में देखेंगे 1815 से लेकर 1949 तक, और कुमाऊं वाले केस में देखेंगे हम 1815 से लेकर 1947 तक। ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्रिंसली स्टेट है, और प्रिंसली स्टेट धीरे धीरे किसमें शामिल हो रहे थे, इंडियन यूनियन में। आज़ादी के बाद आपको अच्छी तरह बात याद होगी, वल्लभ भाई पटेल ने किस तरीके से इंडियन यूनियन में जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उन सबको बातचीत करके शामिल करवा लिया था, याद होगी बात आपको। और कुमाऊं वाले पार्ट में तो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल चल ही रहा था, ब्रिटिश कमिश्नर्स के अकॉर्डिंग, कुमाऊं कमिश्नर कहते थे जिसको, और वो सीधे सीधे क्या हो गया, आज़ाद हो गया, और किसका हिस्सा बन गया, इंडियन यूनियन का। तो ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं जो हमको उत्तराखंड की हिस्ट्री को पढ़ने से पहले पता होने चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको एक छोटा सा एक ब्रीफ मैप दिया है, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्या हो, समझ में आए कि हम किस तरीके से इसको एसोसिएट कर सकते हैं इंडिया की हिस्ट्री से। और समकालीन शासकों के नाम अगर आपको याद हैं इंडिया की हिस्ट्री में, तो आप पता लगा सकते हैं कि हाँ, कुमाऊं में इस समय राजा कौन था, गढ़वाल में राजा कौन था, और मध्यकालीन में अकबर के समकालीन कौन कौन से राजा थे। तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा एक छोटा सा बैकग्राउंड उत्तराखंड की हिस्ट्री को समझने का। अब सीधे उतरते हैं हम किस में, अपने उस कंटेंट में जो आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, तो ये रहा उत्तराखंड की हिस्ट्री का सिलेबस, काफ़ी लंबा चौड़ा है। आइए देखते हैं इसको एक एक करके। ठीक, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो। उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति, इसमें देखिए ये सारे टॉपिक्स हैं, मैं एक एक करके आपके सामने पढ़ूंगा। प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड वाला पार्ट उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड के इतिहास की भी जो ऐतिहासिकता है वो लगभग उतनी ही पुरानी है जितनी कि इंडिया की हिस्ट्री की है। प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात हो रही है। इसी तरीके से आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको मानते हैं इंडिया के केस में 3000 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच का, उसके प्रमाण भी आपको उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। इसको कहते हैं इंग्लिश में प्रोटो हिस्ट्री वाला पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, फिर हम देखेंगे उत्तराखंड की कुछ प्राचीन जनजातियां जो यहाँ प्राचीन काल से रह रही थी और वही यहाँ की मूल निवासी थी। कुड़िंद और यौधेय वंश, कार्तिकेयपुर राजवंश, कत्यूरी राजवंश, यहाँ तक हम देखते हैं कि उत्तराखंड लगभग कई सारी प्रिंसिपैलिटीज में बटा हुआ है और कई सारे छोटे छोटे शासक अलग अलग क्षेत्रों में शासन कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति थी वो कत्यूरों की थी। उसके बाद हम देखते हैं कि उत्तराखंड का इतिहास दो पार्ट में बढ़ जाता है, गढ़वाल अलग और कुमाऊं अलग। गढ़वाल में हम देखेंगे परमार वंश की सत्ता स्थापित होते हुए, और वहीं कुमाऊं में हम देखेंगे चंद राजवंश की सत्ता स्थापित होते हुए। ये दोनों आपस में समकालीन हैं और इन्हीं के समकालीन भारत के इतिहास में भी कुछ ना कुछ हो रहा है। ये सारी चीजें आपको कनेक्ट करनी होंगी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 1790 में उत्तराखंड के कुमाऊं वाले पार्ट में गोरखाओं ने आक्रमण किया। कुमाऊं में तो गोरखाओं का कह सकते हैं कि डायरेक्ट शासन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 1791 में उन्होंने गढ़वाल पर भी आक्रमण किया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि 1803 तक नेपालियों ने यानी कि गोरखाओं ने गढ़वाल के शासकों को भी बहुत परेशान किया है। वहां तो भूकंप भी आया था। खुड़बड़ा का युद्ध के बारे में आपको पता होगा, मई 1804 में, कि कैसे शासक वहां पराजित होते हैं
और किस तरीके से सुदर्शन शाह एक फ्यूजिटिव प्रिंस की भूमिका निभाते हैं और सत्ता वापस प्राप्त करने का प्रयास करते हैं अंग्रेजों की सहायता से। तो ये सारा कार्यक्रम चलेगा 1815 तक, यहाँ भी और यहाँ भी। 1815 तक कुमाऊं में तो चलेगा गोरखाओं का शासन 1790 से 25 सालों का, और यहाँ पर चलेगा क्या, देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फिर से सत्ता प्राप्त करती है कौन, गढ़वाल के शासक। गोरखाओं का आगमन और उनके प्रशासन और शासन के बारे में पढ़ना है। कुमाऊं में देखेंगे कि डायरेक्टली शासन चल रहा है ब्रिटिशर्स का, जिसको हम कुमाऊं कमिश्नरी वाला पार्ट कहते हैं। कुमाऊं कमिश्नर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमारा प्रवेश 1815 के बाद कहाँ हो जाता है, मॉडर्न उत्तराखंड में। और इसी दौरान 1815 से लेकर 1949 तक टेहरी रियासत के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो हैं परमार राजवंश के ही शासक। उत्तराखंड में स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में देखेंगे कि कैसे 1857 का विद्रोह, जो पूरे भारतवर्ष के लिए जाना जाता है, और उस समय हम देखेंगे कि उत्तराखंड की क्या भूमिका थी 1857 के विद्रोह के दौरान। फिर आप जानते हैं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, और हमें यह पता लगाना होगा कि उस नेशनल मूवमेंट में उत्तराखंड का क्या योगदान रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को कनेक्ट जरूर कर सकते हैं इस तरीके से, अगर हमको इंडिया की हिस्ट्री की जानकारी है तो। इसी प्रकार से कई सारे जन आंदोलन भी चले थे, वहां से भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको वो ध्यान देना होगा। और कई सारे और भी फैक्ट्स हैं उत्तराखंड की हिस्ट्री के, जो हमको जानने होंगे। तो उत्तराखंड की हिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जो हमें उत्तराखंड की इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि इंडिया की हिस्ट्री के बारे में हमें कई सारे सोर्सेज मिलते हैं। तो सोर्सेज की चर्चा कर लेते हैं पहले। सोर्सेज किस प्रकार के हो सकते हैं, देखिए। सोर्सेज यानी कि इतिहासकारों ने उन कौन कौन से सोर्सेज यानी कि स्रोतों को पढ़ा होगा, और तब जाके उत्तराखंड की हिस्ट्री को उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया होगा। तो इंडिया की हिस्ट्री में क्या हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, तो इसका जवाब है हाँ, मिलते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, जिसको हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। कई सारे सोर्स मिले हैं, तो उत्तराखंड में भी ये मिलता है। इसी प्रकार से क्या लिटरेचर से हमको जानकारी मिलती है इंडिया की हिस्ट्री की, बिल्कुल मिलती है। और इसी प्रकार से उत्तराखंड की हिस्ट्री की भी जानकारी हमको लिटरेचर से मिल जाती है। अभी देखते हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। तीसरा है न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस, यानी कि मुद्रा शास्त्र भी हमें क्या नाम है, इंडिया की हिस्ट्री की जानकारी भी देती है और उत्तराखंड की हिस्ट्री की भी जानकारी देती है। तो हमारे पास तीनों सोर्सेज मौजूद हैं, और इन्हीं सोर्सेज को हमारे इतिहासकारों ने बहुत ही गंभीरता से, गहराई से पढ़ा होगा, और तब जाकर हमारे लिए, जिसको हम आज पढ़ पा रहे हैं, इतिहास लिखा उत्तराखंड का और भारत का दोनों का। तो आइए सबसे पहले तो देख लेते हैं वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जो उत्तराखंड के इतिहास की हमको जानकारी देते हैं। ठीक है, ये रहा उत्तराखंड के इतिहास को समझने का स्रोत क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले जानकारी दी गई है इस कंटेंट में सिक्कों की, यानी कि कॉइन्स। तो सिक्के विशेष रूप से किसके मिले हैं, कुड़िंद शासकों के मिले हैं, शक शासकों के मिले हैं, चंद के मिले हैं, परमार शासकों के मिले हैं, और इनके जो संबंध थे दिल्ली सल्तनत और मुगलों से, उन संबंध में भी ये सिक्के क्या हैं, जानकारी या कह सकते हैं कि प्रकाश डालते हैं। ठीक है, फटाफट पढ़ना है हमें क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो इसको प्लीज़ एक रिवीजन वाला एक लेक्चर मानिए और अपनी तैयारियों को थोड़ा एक नया मुकाम दीजिए। ठीक है, साहित्य की बात करते हैं तो हमारे पास दो प्रकार के साहित्य हैं उत्तराखंड के इतिहास को कंस्ट्रक्ट करने में। एक तो है आपका धर्मनिरपेक्ष साहित्य और एक है आपका धार्मिक साहित्य। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष साहित्य वो होता है जिसमें कह सकते हैं कि अध्यात्म या धार्मिक चीजों का वर्णन नहीं है, वो सांसारिक विषयों पर आधारित होती है। तो उस प्रकार के साहित्य को हम क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष साहित्य कहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि धार्मिक ग्रंथों में कोई भी उल्लेख उत्तराखंड का नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है। एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स है रिलीजियस टेक्स्ट, जैसे पुराण कई सारे सुने होंगे आपने, जैसे कि स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, पद्म पुराण, महाभारत। ये सारी जानकारी हमको दे रहे हैं किसके बारे में, उत्तराखंड के बारे में। धर्मनिरपेक्ष साहित्य जैसे कि रघुवंशम, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, हर्षचरित, विनय पत्रिका, जहांगीरनामा, मौलाराम। मौलाराम कौन थे आपको पता ही होगा, कांगड़ा चित्रकला शैली की गढ़वाल शाखा के चित्रकार थे, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे मेडिवल गढ़वाल वाला पार्ट। गढ़ राजवंश का इतिहास, ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो उत्तराखंड की हिस्ट्री में लाइट डालते हैं। ह्वेनसांग का नाम आपने सुना ही होगा कि हर्षवर्धन के समय में भारत आते हैं
और पूरी भारत की यात्रा करते हैं, उत्तराखंड की भी यात्रा करते हैं और अपने यात्रा वृत्तांत में उसका वर्णन करते हैं। एटकिंसन महोदय का जो हिमालयन गजेटियर वाला पार्ट है, हिमालयन गजेटियर, ये मान सकते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। जितने भी मॉडर्न इतिहासकार हैं उन्होंने जरूर इनके हिमालयन गजेटियर को पढ़ा होगा, तभी जाके अपने इतिहास, अपना मतलब उन्होंने ग्रंथ लिखा होगा। इसके पढ़े बगैर कोई भी इतिहासकार ने यहाँ का इतिहास नहीं लिखा होगा, इतना मान के चलिए आप, ठीक है। फिर बात करते हैं शिलालेख की। शिलालेख आप जानते ही हैं पूरे भारतवर्ष में सबसे प्रसिद्ध हैं अशोक के शिलालेख। तो क्या ऐसे शिलालेख उत्तराखंड के शासकों ने भी स्थापित किए? तो इसका जवाब है हाँ। हालांकि उत्तराखंड के कालसी नामक स्थान पर अशोक का भी शिलालेख प्राप्त हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी आया है कि सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है, तो उसका जवाब कौन सा होगा? अशोक का शिलालेख, जो कहाँ है? कालसी में। शिलालेख है, स्तंभ लेख नहीं है, इसमें बात गलत लिखी गई है, इसको मैं काट रहा हूं आपके सामने। वो कौन सा अभिलेख है? शिलालेख है, ना कि स्तंभ लेख। वो एक रॉक एडिक्ट है और वो मेजर रॉक एडिक्ट का एग्जाम्पल है, बात को समझिएगा। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति आप जानते ही हैं, लाखा मंडल शिलालेख सिंहपुर राज्य का था, बाराहाट उत्तरकाशी शिलालेख, पांडुकेश्वर शिलालेख जो कार्तिकेयपुर राजवंश का था, गोपेश्वर का अशोक चंद्र का शिलालेख केदारखंड से मिलता है, गोपेश्वर शिलालेख नागवंश की जानकारी देता है, मोहन चंद्र धर्मपाल कुर्मांचल राजा, ये सारे जो भी लोग हैं इन्होंने शिलालेख स्थापित करवाए थे और ये एक पर्याप्त जानकारी छोड़ते हैं हमारे लिए। इसी प्रकार कुछ लोक परंपराएं भी हैं जहां से हमें उत्तराखंड की इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे कि उत्तराखंड की लोक परंपरा है कुमाऊं की क्या जागर और गढ़वाल में जीतू बगड़वाल, गोरखियानी, राजा हरूहीत की कहानी, आंचरी, ये सब भी ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े हुए हैं और विभिन्न कहानियों के माध्यम से हमें उत्तराखंड की हिस्ट्री की जानकारी प्रदान करते हैं। तो ये तो रहे, हमने क्या डिस्कस किया? उत्तराखंड के इतिहास को जानने के सोर्सेस। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको लेक्चर सुनने के बाद अगर पढ़ना हो तो कम से कम उससे पढ़ तो सकें आप। ये लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल की, सॉरी प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल आप समझते ही हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड। और प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल होता है जहां पर हमारे पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है, लिखित जानकारी हमारे पास नहीं है। अधिकतर जानकारी हमको कहां से मिलती है? उस समय के मानव द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुएं, यानी कि उनके द्वारा जो एविडेंसेस छोड़े गए हैं उनको पढ़ के ही हम क्या पता लगा सकते हैं उस समय के इतिहास का। ये बात सिर्फ उत्तराखंड के केस में नहीं है, इंडिया की हिस्ट्री में भी हमको प्री हिस्टोरिक पीरियड की जानकारी स्टोन टूल्स से मिलती है ना। उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं से हम पता लगा पाते हैं। उस समय की चित्रकारी, जो रॉक पेंटिंग्स जो होती थी, उसकी जानकारी हमको अगर है तो उस समय हम उस चीज को पढ़ के भी क्या लगा सकते हैं? पता लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य मिलते हैं या नहीं। फटाफट पढ़ूंगा मैं आपके सामने। उत्तराखंड में ऐसे अनेक पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मानवीय गतिविधियां यहाँ पर जरूर रही होंगी प्राचीनतम काल में। तो पुरातत्व की दृष्टि से मानव इतिहास का प्राचीनतम चरण पाषाण। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पत्थर कौन यूज करता होगा? उस समय के लोग जो रहते थे। तो कुछ इतिहासकारों के भी नाम अगर आपको याद हैं तो चीजें थोड़ी आसान हो सकती हैं। तो मदन मोहन जोशी के अनुसार 3 चरणों में बांटा गया है। लोअर पैलियोलिथिक एज, देखिए पैलियो मतलब सबसे प्राचीन, लिथ का मतलब क्या होता है? पत्थर। पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, हर चीज में कॉमन क्या आ रही है? लिथ। लिथ का मतलब क्या होता है? स्टोन, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? स्टोन एज। निम्न पुरापाषाण काल यानी कि लोअर पैलियोलिथिक एज, मीजो पैलियोलिथिक एज यानी कि मिडिल वाला, और अपर पैलियोलिथिक यानी कि उच्च पुरापाषाण युग। इन सबको 3 पार्ट में बांटा गया है। लोअर पैलियोलिथिक एज के उपकरण के उत्तराखंड में कालसी के निकट यमुना नदी के कगार पर हमको इसके एविडेंस मिलते हैं। अब देखो, ये थोड़ा आपको याद रखना होगा, ठीक है, कि इन सब के प्रमाण हमको मिलते हैं कहां से, ठीक है। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। ये देखिए, उत्तराखंड में कालसी के निकट यमुना नदी के कगार पर है। देखिए, मैं आपकी स्क्रीन के सामने एक बहुत कम से कम आने की कोशिश करूंगा ताकि आपको लिखी हुई सामग्री दिखाई दे। श्रीनगर के समीप अलकनंदा के कगार पर इसके प्रमाण मिलते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज के। और पश्चिमी रामगंगा घाटी, जनपद अल्मोड़ा तथा खुटानी नाला, जनपद नैनीताल में खोज डॉक्टर केपी नौटियाल द्वारा की गई और डॉक्टर यशोधर मटपाल ने इन सब चीजों के बारे में जानकारी दी है। तो इस तरीके से लोअर पैलियोलिथिक एज का भी हमको एविडेंस उत्तराखंड से दिखाई दे रहा है, मिलता हुआ, ठीक है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ये सारी बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि नपे तुले कंटेंट इसमें लिखे हुए हैं, ताकि आप आसानी से क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें तेजी से। ठीक है। गढ़वाल में ही श्रीनगर के समीप डॉक्टर केपी नौटियाल ने मिडिल पैरोलिथिक एज के उपकरण मिलने का दावा किया है। हालांकि अपर पैरोलिथिक एज के उपकरण मिलने की सूचना किसी पुराविद ने अभी तक सबूतों के साथ उत्तराखंड में नहीं दी है, लेकिन हिमालय में अन्यंत्र इनके मिलने की सूचना है। किसकी बात हो रही है? जो मिडिल पैरोलिथिक एज है उसके उपकरणों की। आपको मैं याद दिला दूं थोड़ा सा, जब हम प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ते हैं इंडिया की, तो आपके पास 3 मैप होते हैं, पैरोलिथिक का, मेसोलिथिक का, नियोलिथिक का, और पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पर इसकी अलग अलग साइट्स हैं। जैसे कि कोल्डिहवा, याद आ रहा आपको? कोल्डिहवा, स्वान घाटी, मेहरगढ़ पाकिस्तान वाला, चिरांद बिहार का, इस तरह के कई सारे नाम जो मैंने आपको बताए अभी, ये सारे किससे रिलेटेड हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड, जो कि इंडिया से रिलेटेड है। हम क्योंकि इस समय बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी आपको इन सभी चीज़ों के प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो डॉक्टर मदन मोहन जोशी का मत है कि उत्तराखंड में प्राचीन मानव की गतिविधियों के प्रमाण यहाँ स्थित शैलाश्रय यानी कि जो गुफाएं थी वहां से मिलते हैं। अंकित पाषाण युगीन चित्रण यानी कि रॉक पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं डॉक्टर मदन जोशी जी, प्लीज इसका ध्यान दीजिएगा। ये शिलाश्रय उत्तराखंड के 2 जनपदों, ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन करने जा रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है काफी। उत्तराखंड के 2 जनपद आप याद रखेंगे, अल्मोड़ा और चमोली, यहां से हमको रॉक पेंटिंग्स के उदाहरण मिलते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच, जिनको इस बार पद्मश्री भी मिला है, हो सकता है क्वेश्चन आए, 1968 में अल्मोड़ा जनपद के सुयाल नदी, अब देखो अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि अल्मोड़ा शहर किस नदी के तट पर है, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं कहां पर है, सुयाल नदी के तट पर है। कि दाईं तरफ स्थित लाखों उड्यार गुफा मिली है, जिसको हम शैलाश्रय यानी कि रॉक शेल्टर्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रॉक शेल्टर्स कह सकते हैं। कहां से मिला है? अल्मोड़ा से मिला है। गुफा का नाम क्या है? लाखों उड्यार। ठीक है। ये ठीक उसी तरह याद दिलाता है जैसे कि भीमबेटका की जो पेंटिंग्स हैं जो हमको मध्य प्रदेश से मिली हैं। पेंटिंग्स जो मध्य प्रदेश से मिली हैं उसकी प्राचीनता लगभग इतनी ही पुरानी है जितनी कि हमको ये उत्तराखंड में लाखों उड्यार से देखने को मिल रही है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक शैलाश्रय चित्रों की पहली खोज थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहां से उठ के आ सकता है कि फर्स्ट रॉक पेंटिंग के उदाहरण उत्तराखंड में कहां से हमको देखने को मिलते हैं। दूसरा नाम आता है देखिए फड़का नौली या फड़का नौला भी कह सकते हैं। इसके जो रॉक शेल्टर्स 1985 में तथा पेटशाल नाम की जगह है 1989 में डॉक्टर यशोधर मठपाल ने खोजे थे। तो ये सारे प्रमाण किसके हैं? रॉक शेल्टर्स के हैं। और यहाँ पर हमको प्रमाण मिलता है किस चीज़ का? कि यहाँ पर जरूर मनुष्य रह रहे होंगे। ये रहे कुछ स्टडी फॉर सिविल सर्विस के नंबर्स, आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अधिक से अधिक पेड ग्रुप भी ले सकते हैं। समय कम है, जरूर इसका लाभ उठाइए। आगे देखते हैं। 1956 की बात है। गढ़वाल हिमालय के मलारी गांव में कुछ शवाधान, आप जानते ही हैं कि प्रागैतिहासिक काल में जो अंत्येष्टि क्रिया होती थी वो भी काफी इंपॉर्टेंट थी। तो गढ़वाल के मलारी गांव में कुछ क्या मिले हैं? बरियल्स मिले हैं। बरियल्स यानी कि जहां पर शवों को दफनाया जाता था, जिन्हें सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, जिनको चारण भी कहा जाता है। याद होगी बात आपको। 1983 तथा 2001 यानी कि बहुत पुरानी बात नहीं है, 2001 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहास पुरातत्व विभाग द्वारा इस क्षेत्र की समाधियों का सर्वेक्षण किया गया, यानी कि बरियल्स का सर्वे किया गया। प्रथम सर्वेक्षण में डॉक्टर BM खंडूरी के अनुसार आखेट, यानी कि आखेट का मतलब जानते ही आप, हंटिंग, आखेट के लिए लौह उपकरणों के साथ पशु का एक संपूर्ण कंकाल भी मिला है। तो दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस पशु की पहचान अब हिमालयी वृषभ से की जा रही है। प्लीज इसको नोट करिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा हो सके तो। दूसरा सर्वेक्षण में एक संपूर्ण मानव कंकाल के साथ शव के ऊपर एक स्वर्ण मुखौटा यानी कि मास्क मिला है। किसका? गोल्ड का, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मृत्तिका पात्रों के साथ एक कांसे का कटोरा मिला है। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। मलारी में शवाधान के साथ काले और धूसर यानी कि ब्लैक, है ना, ब्लैक एंड रेड बेयर आपने नाम सुना होगा जब आपने इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी होगी तब। तो ब्लैक एंड ऑकर, धूसर रंग के क्या मिले हैं? चित्रित मृदभांड मिले हैं, यानी कि मृदभांड। ये इंडिया की हिस्ट्री की भी विशेषता रही है। मृदभांड जब आप पढ़ते हैं क्या नियोलिथिक पीरियड और वैदिक काल में आप आते हैं ना, पोस्ट वैदिक पीरियड के शुरुआत में,
तो आपको ये सारी बातें, पेंटेड ग्रेवेयर्स, पीजीडब्ल्यू, है ना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिली होंगी जब आपने इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी होगी तब। ठीक है, अच्छा अब बढ़ते हैं हम आगे। अभी तक तो हमने क्या देखा, रॉक पेंटिंग्स, रॉक शेल्टर्स के बारे में देखा। 1968 में खोजे लाखू उड्यार या लाखू गुफा, जो कि अल्मोड़ा के बाड़ाछीना के पास सुयाल नदी के तट पर स्थित है, से मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। इसमें आप अगर कभी जाने का मौका मिले आपको अल्मोड़ा, एक इतिहास के छात्र के रूप में अगर कभी आप जाएं, तो यहाँ पर आप आसानी से जा सकते हैं और इन गुफाओं में आपको एक मानवों का चित्र दिखाई देगा, समूह में नृत्य करते हुए इनको दिखाया गया है। ये ठीक कैसे याद दिला रहा है, जैसे कि भीमबेटका की पेंटिंग्स हैं जहां पर सामूहिक रूप से शिकार करते हुए दिखाया गया था। ठीक है, नृत्य करते हुए दिखाया गया है सामूहिक रूप से लाखू उड्यार में। विभिन्न पशु पक्षियों का भी चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी खोज कब की गई थी, 1968 में की गई थी। प्लीज याद रखेंगे इस बात को। चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे डुंगरी गांव है, उसके पास ग्वारख्या गुफा है। ठीक है, कौन सी गुफा है, ग्वारख्या गुफा। लाखू उड्यार तो हो गई कहां पर, अल्मोड़ा में। ग्वारख्या गुफा कहां हो गई, चमोली में। क्या मिला है, मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी, इन सभी के रंगीन चित्र मिले हैं, जो लाखू उद्यार जो गुफा है उससे अधिक चटकदार है, यानी कि उससे अधिक ब्राइट है। तो प्लीज याद रखिएगा इस बात को कि ग्वारख्या गुफा कहां से डिस्कवर की गई। चमोली के थराली के पास, चमोली जिले में एक स्थान है थराली, उसके पास है एक किमनी गांव, वहां से गुफा जो मिली उसमें हल्के सफेद रंग से चित्रित हथियार और पशुओं के शैल चित्र यानी कि रॉक पेंटिंग्स देखने को मिली है। तो इस तरीके से सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, रिवीजन करिए तेजी से और समझते रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चमोली जिले में देखिए कई प्रकार के हमको क्या देखने को मिल रहे हैं, उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। देखिए, चमोली जिले में सुदूर तिब्बत सीमा से सटे, अब ये बात तो पक्की है कि चमोली जिला जो है वो तिब्बत से क्या बना रहा है, बाउंड्री शेयर करता है। मलारी गांव में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 2002 में हजारों वर्ष पुराना एक नरकंकाल खोजा है, मिट्टी के बर्तन खोजे हैं, जानवरों के अंग मतलब डिस्कवर किए हैं, और 5.2 यानी 5.2 केजी का एक सोने का मुखावरण, इन सब की खोज करी है। विद्वानों के अनुसार यह नरकंकाल और मिट्टी के बर्तन लगभग 2000 ईसा पूर्व पुराने हैं, जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक रहे, और बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी शिल्प के समान है। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आप समझ रहे हैं ना, प्री हिस्टोरिक पीरियड वैसे थोड़ा बोर सा होता है पढ़ना, लेकिन क्या करें, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, अब बच नहीं सकते इस चीज से। तो स्वात वैली कहाँ है, पाकिस्तान में। स्वात घाटी किस नदी पर है, स्वात नदी पर ही है। तो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम देख सकते हैं कि उस समय सभी जगह इस प्रकार के प्रमाण मिल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान वाला पार्ट तो उस समय इंडिया का ही पार्ट था ना। तो देखिए ये लगभग कितने पुराने बताए जा रहे हैं, लगभग 2000 ईसा पूर्व से लेकर 6वीं सदी तक के। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसको हो सके तो नोट कर लीजिए या सुनते रहिए। अच्छा जी, अब फिर से वापस लौटते हैं अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा के ल्वेथाप से प्राप्त शैल चित्र में मानव को शिकार करते तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है, और उत्तरकाशी के हुडली गांव में प्राप्त शैल चित्र में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कभी कभी कि कौन सा शैल चित्र नीले रंग का है। हुडली से प्राप्त जो शैल चित्र हैं वो नीले रंग के हैं। अल्मोड़ा के पेटशाल अल्मोड़ा में है, पूनाकोट अल्मोड़ा में है, दोनों गांव के नाम है, के बीच कफ्फर कोट से प्राप्त एक मानव आकृति कत्थई रंग से रंगे हुए हैं। ये देखिए, ये सारी डिस्कवरी अल्मोड़ा और मुख्य रूप से उत्तरकाशी और चमोली से हो रही है। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। अल्मोड़ा के फलसीमा, अब अल्मोड़ा का ही एक क्षेत्र है जिसका नाम है फलसीमा, इसमें योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृति मिली है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी बड़े ही अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर इकट्ठे किए गए हैं आपके लिए। योग तथा नृत्य मुद्रा वाली एक मानव आकृति कहाँ से मिली है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ से मिली है, अल्मोड़ा के फलसीमा से मिली है। रामगंगा घाटी के बारे में आप जानते ही हैं, से पाषाण कालीन शवागार और कप मार्क्स मिले हैं। देखिए कप मार्क्स क्या होता है, कप मार्क देखिए एक बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उसमें क्या किया जाता है, ओखली जैसी बनाई जाती है, ओखली कुछ कूटने के लिए, मसाला पीसने के लिए, और भी कई सारी इसके यूज रहते होंगे। तो कप मार्क भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उत्तराखंड की प्रागैतिहासिक काल
कि हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में कप मार्क्स, आप चाहें तो नेट में देख सकते हैं कि कप मार्क्स उत्तराखंड के किस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं। बड़ी चट्टान होगी, उसमें कई सारे एक तरह से कह सकते हैं कि उसमें बड़े बड़े गड्ढे किए गए होंगे, इतने बड़े जैसे कि ईमानदस्ता होता है जिसमें कुछ कूटा जा सके। ओखली समझ लीजिए, क्या है ये, एक प्रकार की ओखल समझ लीजिए, ओखली। ये देख लीजिए, ओखली का काम करते थे। और इनके साथ साथ मृदभांड के साक्ष्य भी मिले हैं। तो उत्तराखंड में पाए गए पाषाण युग के अन्य साक्ष्यों में कप चिन्ह, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, शवाधान स्थल यानी कि बरियल्स, शिष्ट आदि शामिल हैं। अब आते हैं द्वाराहाट में। द्वाराहाट कहाँ है? रानीखेत के पास। रानीखेत किस जिले में है? अल्मोड़ा में। द्वाराहाट के पास पांडुखोली, पांडुखोली वैसे अल्मोड़ा में है। सोमेश्वर में कप चिन्ह, अल्मोड़ा में चंद्रेश्वर मंदिर के पास कप चिन्हों का अध्ययन किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे कप मार्क्स मिले हैं। इसकी स्टडी करी गई होगी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, और किसी न किसी नतीजे पर वो लोग पहुंचे ही होंगे, तभी तो हम लोग इतिहास पढ़ पा रहे हैं। बग्वाली पोखर जो कि द्वाराहाट में स्थित है, में पाए गए कप के निशान नवपाषाण युग के हैं, यानी कि नियोलिथिक पीरियड के हैं। और एमपी जोशी के अनुसार वे कश्मीर के बुर्ज होम में पाए गए निशानों के समान हैं। बुर्ज होम एक प्रागैतिहासिक काल स्थल है जो पिट ड्वेलिंग्स यानी कि गर्त आवास के लिए जाना जाता था। कहां पर है? कश्मीर में। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जानकारी कौन दे रहा है? एमपी जोशी। किस संबंध में? इन कप मार्क्स के बारे में जो द्वाराघाट से मिले हैं। किस युग के हैं? नवपाषाण युग के हैं, यानी कि नियोलिथिक पीरियड के हैं। ठीक अल्मोड़ा जिले के ही फटकानौली, फलसीमा, लुएथा, पेटथाल, पेटस्थल, कालामाटी और मल्ला पेनाली में लाखू उड्यार जैसे समान शैलाश्रय पाए गए हैं, यानी कि रॉक शेल्टर्स। तो ये सभी नाम प्लीज आप याद रखेंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं आपके सामने ताकि कम से कम आपका अटेंशन क्रिएट हो इसमें। फटकानौली, फलसीमा, लुएथा, पेटस्थाल, कालामाटी और मल्ला पेनाली, यहाँ पर जो भी चीजें मिली हैं वो किसके समान है? लाखू उड्यार गुफा के समान, जो कि अल्मोड़ा से ही मिला है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड में चित्रित शैलाश्रय यानी कि रॉक पेंटिंग्स के बारे में, और इन सब का संबंध किससे है? पाषाण युग यानी कि स्टोन एज से ही है। लाखू उड्यार का जिक्र फिर से होगा। तो अल्मोड़ा से ये लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और जब अल्मोड़ा से आप जागेश्वर की तरफ जाते हैं, जागेश्वर जो कि बहुत बड़ी सांस्कृतिक गतिविधियों वाला केंद्र है, मंदिरों का ग्रुप है यहाँ पर, और ये शिव को समर्पित है पूरे सारे मंदिर। वहां जब जाते हैं आप तो सियाल नदी के तट पर विभिन्न अभिव्यक्तियों में मानव और लोगों के समूह, जानवरों और विभिन्न ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्रिकल साइंस जो बने हुए हैं, काले, लाल, पीले रंगों से चित्रित किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये अच्छा खासा प्रकाश डाल रही है किस चीज में? उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल जो कि पाषाण युग से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट है, बात याद रखेंगे। फटकानौली अल्मोड़ा जिले में ही है, और ये अल्मोड़ा से जब आप पिथौरागढ़ जाते हैं तो यहाँ पर भी 3 चित्रित यानी कि रॉक पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, रॉक पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर? अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के मार्ग में। फल सीमा उत्तराखंड, ये अल्मोड़ा शहर के उत्तर में स्थित है। काले हो गए हैं लेकिन समय के साथ साथ, क्योंकि संभवतः बाद में मनुष्य ने इन गुफाओं में आग जलाई थी, ऐसा माना जाता है कि इसलिए ये चित्र क्या पड़ गए? काले पड़ गए होंगे। ठीक है, ग्वारख्या उड्यार चमोली जिले के डूंगरी गांव में पीली चट्टान की पृष्ठभूमि पर लाल और केसरिया रंग के चित्र बनाए गए हैं। हकीकत में यहाँ कोई गुफा मौजूद नहीं है। मानव एवं पशु की मूर्तियां बनाई गई हैं। मनुष्य को त्रिशूल के आकार में दर्शाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। आप जैसे कि ये मैंने बता दिया, ये इस तरीके से, तो ये एक प्रकार से त्रिशूल बन रहा होगा, ठीक है, या इस तरीके से दिखाया गया होगा किसको? मानव को। ये हाथ मान लीजिए और ये बीच का धड़ा मान लीजिए। तो इस तरीके से त्रिशूल के रूप में कहां पर दिखाया गया है? चमोली जिले के डुंगरी गांव में। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। किमनी गांव कहां है? चमोली जिले में है। कर्णप्रयाग और ग्वालदम सड़क के किनारे। अन्य गुफा चित्रों में अल्मोड़ा जिले में लुएथा, पेटशाल, मल्ला पेनाली शामिल हैं। हिमालय में मियोसीन, प्लियोसीन और प्लिस्टोसीन युग के अंत के भी जीवाश्म हमको देखने को मिलते हैं। रामापिथेकस जो कि प्राचीनतम ह्यूमन का एक एग्जाम्पल है, उसके भी अवशेष हमको मिले हैं, जिसको हम क्या कहते थे? होमिनिड कहते थे, HOMINID। उसके भी अवशेष आपको यहां देखने को मिलेंगे।
तो आप देख सकते हैं कि मानव गतिविधियां यहाँ प्राचीनतम समय से ही हमको देखने को मिली हैं। पाषाण युग के चित्रों में चित्रित आकृतियां माइक्रोग्राफिक्स कहलाती हैं। वे आमतौर पर हल्के लाल, ब्रिक वाला जो कलर होता है लाल, वैसा लाल रंग के, सफेद या काले रंग में रंगे होते हैं। बैल, बकरी और लोमड़ी जैसे जानवरों की पेंटिंग अक्सर पाई जाती है इन क्षेत्रों में। तो आप प्लीज हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ लीजिएगा टाइम निकाल कर। और होपफुली आपको, मैं जान रहा हूँ कि थोड़ा सा बोर वाला पार्ट तो है ही, लेकिन क्या करें, पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस में मेंशन है। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे कप मार्क्स की। सुरेगवाल मुनिया चौरा, जो कि अल्मोड़ा जिले में ही है, द्वाराहाट ब्लॉक में जलाली मासी मार्ग पर स्थित एक गांव है। गांव का नाम देख लिया आपने, सुरेगवाल मुनिया चौरा गांव कहाँ है? अल्मोड़ा में। क्वेश्चन हो सकता है यहीं से आ जाए। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ जो चीजें मिलती हैं वो लगभग 3000 से 4000 ईसा पूर्व के आसपास की हैं। उल्टा लिख दिया है, 4000 से 3000 ईसा पूर्व होना चाहिए। यहाँ पर मेगालिथ आप जानते हैं ना, बड़े बड़े पत्थर। जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके शव को गाड़ देते थे, उसके ऊपर बड़े आकार का पत्थर रखते थे, उसी को मेगालिथ कल्चर कहा गया है। और दक्षिण भारत में भी ये कल्चर आपको देखने को मिलता था। यहां पर इस युग के कई सारे कप मार्क्स मिले हैं। इसी तरह के कप के निशान जोयू गांव के पास से पाए गए हैं। ये उत्तराखंड की सबसे पुरानी खोजों में से एक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ओखली पाली पछाऊ क्षेत्र की एक विशेष सांस्कृतिक विशेषता बन गई है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन कप मार्क्स का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया है। प्रागैतिहासिक काल के दौरान इन विशेषताओं का उपयोग यज्ञ जैसे धार्मिक अनुष्ठानों और तेल और अनाज निकालने के लिए किया जाता था। ठीक है, कूट कूट कर उसमें से कुछ ना कुछ चीजें निकाली जाती थी, यानी कि अनाज को कूटा भी जाता था इसमें। कप मार्क्स कहां से मिले हैं? देखिए, अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट ब्लॉक में। गांव का नाम याद रखेंगे, सुरेगवाल मुनिया चौड़ा। ठीक है, सुरेगवाल मुनिया चौड़ा गांव जो कहाँ है? अल्मोड़ा जिले में है। ठीक, प्लीज जरा थोड़े दिन की मेहनत है, कर लीजिए। और वैसे भी जब प्री पास हो जाएगा तो ये सब चीजें हो सकता है मेंस में लिखने के लिए भी आए, क्योंकि हिस्ट्री का पेपर अलग से है। ठीक है, कांस्य युग। कांस्य युग आप जानते ही हैं कि कॉपर का यूज जब हम लोगों ने शुरू किया तो उस पीरियड को क्या कहा जाता है? कैल्कोलिथिक पीरियड कहते हैं। कैल्कोलिथिक पीरियड का मतलब होता है कि जब मेटल और स्टोन दोनों का यूज साथ साथ हो रहा हो। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उत्तराखंड में कांस्य युग से संबंधित कांस्य की मानव मूर्ति की खोज क्या की गई है? बिल्कुल की गई है। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के दौरान गंगा घाटी में पाए गए अवशेषों से काफी मिलते जुलते हैं। और इस प्रकार गंगा घाटी में विकसित सभ्यता के साथ साथ घनिष्ठ संबंधों को भी दर्शाया गया है। मतलब ये संबंध दर्शाते हैं इस प्रकार की डिस्कवरी। तो ये कांस्य की मूर्तियां कहां कहां से मिली है देख लीजिए, अल्मोड़ा, बनकोट, नैनी पातल। ठीक है, नाम याद रखेंगे, अल्मोड़ा, बनकोट और नैनी पातल से ये सारे अवशेष हमको मिले हैं कांस्य मूर्तियों के रूप में। इस काल के कांस्य उपकरणों का उपयोग मुख्य रूप से 2 उद्देश्य से किया जाता था, धार्मिक अनुष्ठान और शिकार के लिए उपकरणों के रूप में। आप तो जानते ही हैं कि स्टोन एज में स्टोन से शिकार होता था, और जब कॉपर जैसी मेटल मिल गया होगा तो उसका उपयोग भी कई प्रकार की चीज़ों में किया जाता रहा है। मूर्तियां बनाने में, धार्मिक अनुष्ठान करने में और शिकार करने के लिए भी उसका प्रयोग उपकरण बना के किया जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका एक उदाहरण है। अब बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। इस काल का विस्तार 4वीं शताब्दी से ऐतिहासिक काल तक, यानी कि हिस्टोरिक पीरियड तक माना जाता है। हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड होता है जब हमको रिटर्न रिकॉर्ड्स मिलने शुरू होते हैं। इस युग के लोगों को लौह ताम्र धातुओं की जानकारी थी, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि कृषि पशुपालन की जानकारी थी, तथा ग्रामीण नगरीय सभ्यता से परिचित होने के साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है, जैसे बहादुराबाद। अब नाम कौन सा याद रखना है हम लोग, क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं तो नाम भी सारे उत्तराखंड के याद होने चाहिए। हालांकि ये सारी बातें इंडस वैली सिविलाइजेशन से काफी मैच कर रही हैं। बहादुराबाद से प्राप्त ताम्र संचय, मलारी तथा रामगंगा घाटी से विभिन्न सामग्रियों के साथ साथ महापाषाणीय समाधान, इन सब की जानकारियां मिल रही हैं। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख अब देखिए किस ग्रंथ से मिलता है हमको? ऋग्वेद में मिलता है। ये हुई बात। और ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए
किस शब्द का इस्तेमाल करा गया है? देवभूमि, मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, क्योंकि उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड जरूरी नहीं है कि हर जगह मिला हो। किस ग्रंथ में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है। जैसे कि हिमवंत किस में कहा गया है? पाली भाषा में। तो ऋग्वेद में इसको क्या कहा गया है? देवभूमि, मनीषियों की पूर्ण भूमि भी कहा गया है, या अर्थात इसको मनीषियों की भूमि भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे जो आपको याद रखने होंगे। वेदों के अलावा आपको पता ही है कि हमारे 4 वेद हैं। वैदिक साहित्य आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री में आपको पढ़े बगैर आगे नहीं बढ़ सकते इसके। वेद 4 हैं, चारों वेद से संबंधित क्या हैं? ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के अलावा उनके पास आरण्यक है और उपनिषद है, उसी की बात हो रही है। तो वेदों के अलावा इसका उल्लेख उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, पुराणों में, रामायण और महाभारत, इन सभी धार्मिक ग्रंथों में भी हुआ है। इन ग्रंथों में इस क्षेत्र को पर्ण भूमि, ऋषि भूमि, पवित्र भूमि, ये सारी बात कही गई है इन ग्रंथों में। ऐत्रेय ब्राह्मण, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजने वाले हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है। ये आपका होमवर्क है। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है, प्लीज, ये रहा आपका होमवर्क। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में यहां उत्तर कुरुओं, ये बात याद रखेंगे आप लोग कि उत्तर जो कुरु थे वो कहां पर निवास करते थे? इस क्षेत्र में। और ये जानकारी कौन दे रहा है? ऐत्रेय ब्राह्मण। इस क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है, किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। याद रखेंगे आप। अब देखिए, स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख मिलता है। अब देखिए, जैसे जैसे हम इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि पुराने क्वेश्चन जब उठाते हैं ना पेपर्स, तो यहां से आपको कई सारे क्वेश्चंस दिखाई देंगे। 5 खंडों के नाम सुनिए: नेपाल, मानस खंड, केदार खंड, जालंधर और कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्कंद पुराण में हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इसमें कौन से खंड का उल्लेख नहीं है? नेपाल है, मानस खंड है अर्थात कुमाऊं, केदार खंड अर्थात गढ़वाल, जालंधर और कश्मीर का उल्लेख है। जिनमें से 2 अर्थात मानस खंड और केदार खंड का संबंध किससे है? उत्तराखंड से है। मानस खंड मतलब गढ़वाल, केदार खंड मतलब मानस खंड मतलब कुमाऊं और केदार खंड मतलब गढ़वाल। ये रही एक इंपॉर्टेंट बात। उपरोक्त पुराण में माया क्षेत्र किसको कहा गया है? हरिद्वार। माया क्षेत्र से अर्थात हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदार खंड कहा गया है, तथा नंदा देवी पर्वत से कालागिरी नाम की पर्वत तक के क्षेत्र को मानस खंड यानी कि कुमाऊं वाला क्षेत्र कहा गया है। नंदा देवी पर्वत इन्हीं दोनों खंडों के विभाजन रेखा पर स्थित है। कहां पर है वैसे नंदा देवी पर्वत? एक होमवर्क और नोट करिए, नंदा देवी माउंटेन कहाँ है, किस जिले में है, कितनी ऊंचाई है? ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजने वाले हैं। पुराणों में मानस खंड और केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को उत्तराखंड नहीं, उत्तरखंड, ब्रह्मपुर एवं खसदेश आदि नामों से संबोधित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केदार खंड के देखिए संयुक्त क्षेत्र को उत्तरखंड, ब्रह्मपुर, खसदेश आदि नामों को यूज किया गया है संबोधित करने में। देखिए, ठीक है, याद है। बौद्ध साहित्य में पाली भाषा के कई ग्रंथ मिलते हैं। इसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल करा गया है? हिमवंत का। ये सारे जो शब्द हैं ये उत्तराखंड के लिए ही हैं, लेकिन अलग अलग ग्रंथों में इसका उल्लेख अलग अलग नामों से हुआ है। तो प्लीज ये बात आप याद रखेंगे कि किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ठीक, आपको बात संभवतः समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ जाते हैं। वैदिक और पौराणिक युग। तो सबसे पहले तो मैं जरा बता दूं कि वैदिक युग क्या था। वैदिक पीरियड अगर हम इंडियन हिस्ट्री में देखें तो ये चलता है 900 साल तक। क्या चलता है? 900 साल तक, यानी कि 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चलता है, जिसके 2 पार्ट हैं। 1500 से 1000 तक ऋग्वैदिक काल वाला पीरियड है, और 1000 से लेकर 600 के बीच का जो पीरियड है वो है पोस्ट वैदिक पीरियड। इसकी जानकारी मिल रही है ऋग्वेद से, और इसकी जानकारी मिल रही है बाकी बचे 3 वेदों से, यथा, सामवेद,
यजुर्वेद और अथर्ववेद से। ये रहा आपका वैदिक पीरियड। तो इस पीरियड के बारे में देखते हैं क्या बातें हमको मिल रही हैं पता। ठीक, वैदिक ग्रंथों में गढ़वाल का वर्णन तो मिलता है, लेकिन कुमाऊं क्षेत्र के बारे में कुछ खास बात उसमें नहीं लिखी गई है, अर्थात मौन है। क्या है? अर्थात मौन है माला। किसमें? वैदिक ग्रंथों में। इसका कारण गढ़वाल की उस क्षेत्र से निकटता में पाया जा सकता है जहां वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी। तो देखिए, मैं आपको एक मैप के माध्यम से समझाता हूं कि जो वैदिक पीरियड था हमारा ना, वो कहां पे डेवलप हुआ था। अगर मैं इसको एक रफ मैप मानूं इंडिया का, और ये रहा आपका वैदिक रीजन वाला पार्ट, तो हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड में ज्यादा नजदीक कौन सा वाला पार्ट है? गढ़वाल वाला पार्ट है। इसलिए हो सकता है कि इसका जिक्र किया गया हो, ना कि कुमाऊं का। यही वजह रही होगी कि क्यों इसका जिक्र वहां पर नहीं किया गया। ठीक है, समझ रहे होंगे बात को आप। ब्राह्मण साहित्य में बद्रीनाथ का उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण साहित्य में ब से ब्राह्मण, ब से बद्रीनाथ, याद रखिएगा। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर पूर्व राज्य का उल्लेख किया गया है। कौस्तिकी ब्राह्मण में के अनुसार बद्री आश्रम वाक देवी का निवास स्थान है। इंपॉर्टेंट। स्कंद पुराण ने उत्तराखंड को 2 भागों में विभाजित किया है। चलिए, तो हम पढ़ चुके हैं, केदारखंड और मानसखंड। केदारखंड गढ़वाल है, मानसखंड कुमाऊं है। स्कंद पुराण के अनुसार गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार से लेकर श्वेत पर्वत अर्थात हिमालय तक, और पश्चिम में तमसा यानी कि टोंस नदी से लेकर पूरब में नंदा देवी तक फैला हुआ है, जिसको बोधनचल भी कहा गया है। बधाड़ एक पर्वत और एक क्षेत्र भी है। केदारखंड और मानसखंड दोनों को इससे अलग करता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब हम पढ़ रहे हैं क्या? उत्तराखंड का उल्लेख किस प्रकार से किन किन ग्रंथों में हुआ है, अर्थात हम जिक्र किसका कर रहे हैं? हम लोग जिक्र कर रहे हैं पौराणिक ग्रंथों का। ठीक है। मानस खंड में राज्य के पूर्वी भाग को कुमाऊं बताया गया है। ठीक, राज्य के पूर्वी भाग को क्या बताया गया है? ये रहा उत्तराखंड का रफ मैप, और ये रहा उत्तराखंड का क्या पूर्वी भाग। इसको मैं एक सीमा मान लेता हूं। ये हो गया कुमाऊं और ये हो गया गढ़वाल। कुमाऊं और गढ़वाल। ठीक, तो मानस खंड में राज्य के पूर्वी भाग को क्या बताया गया है? कुमाऊं। ये रहा पूर्वी भाग, ये रहा पश्चिमी भाग। कुमाऊं शब्द की उत्पत्ति देख लेते हैं कैसे हुई है। विष्णु के कुर्मु अवतार से बताई गई है। इस क्षेत्र को कुर्मांचल कहा गया है। कुर्मु अवतार लिया था और कछुए की पीठ की तरह दिखाई पड़ता है, इसलिए कुर्मांचल, और बाद में ही ये कुर्मांचल से क्या बन गया? कुमाऊं बन गया होगा। प्राचीन साहित्य में केदारखंड और मानसखंड दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा गया? ये देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं और गढ़वाल को कलेक्टिवली क्या कहा जाता था? ब्रह्मपुर, खसदेश, ठीक है, को उत्तराखंड के रूप में संबोधित किया गया है। जबकि बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया? हेमवंत। कई चीजें इसमें रिपीट की गई हैं। वैदिक आर्य सप्त सिंधु से अच्छी तरह परिचित थे। ठीक है, सप्त सिंधु यानी कि जहां पर 7 नदियां बह रही हैं, सिंधु और उसकी सहायक नदियां, जो उत्तराखंड का दूसरा नाम था। वैदिक साहित्य के अनुसार बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम में 2 विश्वविद्यालय भी थे। ये बात मिल रही कहां से? वैदिक साहित्य में, बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम। ठीक, अब बात करते हैं किसकी? महाभारत काल की। क्या महाभारत काल का संबंध उत्तराखंड से रहा है? आइए पता लगाते हैं। महाभारत के साहित्यकारों का उत्तराखंड से गहरा नाता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के प्रणेता वेद व्यास ने इसे वर्तमान में चमोली जिले में स्थित व्यास गुफा में लिखा था। बताया जाता है ऐसा, क्योंकि महाभारत की रचना करी किसने है? वेद व्यास जी ने की है। पांडवों ने अपने 12 वर्ष के वनवास का अधिकांश समय यहीं बिताया था। यमुना घाटी के किनारे देहरादून जिले में लाखा मंडल वह स्थान माना जाता है जहां दुर्योधन ने पांडवों और उनकी मां कुंती को मारने की कोशिश की थी। लाखा मंडल, लाक्षागृह, याद होगा आपको। ये एपिसोड भी काफी आपने देखा होगा टीवी में, BR चोपड़ा वाली महाभारत में, कि किस तरीके से साजिश रची गई थी। महाभारत में अपनी जीत के बाद
पांडव गढ़वाल हिमालय की ओर ही आए थे और शेष जीवन इन्होंने यहीं पर व्यतीत किया था। ठीक है। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर के पास भी महाभारत काल के साक्ष्य मिलते हैं। खस, तांगान, किनपुरुष जैसी जनजातियों के साथ महाभारत में 3 महत्वपूर्ण गणराज्यों का भी उल्लेख मिलता है। ये देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरा ध्यान देके सुनिए। ठीक। कौरव्य के अधीन एक साम्राज्य था, इसका नाम था क्या? नाग साम्राज्य, जिसकी राजधानी गंगाद्वार अर्थात हरिद्वार थी। कौरव्य की बेटी उलूपी का विवाह अर्जुन से हुआ था। यह काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ। मैं हट रहा हूं आपके सामने से, इसको आप देख लीजिए। ठीक। कौरव्य के अधीन एक नाग साम्राज्य था जिसकी राजधानी क्या थी? गंगाद्वार थी। और इसकी एक बेटी है उलूपी, इसका विवाह किससे हुआ था? अर्जुन से हुआ था। अब बात करते हैं कुड़िंद की। तो कुड़िंद वंश का शासक कौन था? सुबाहु। और इसकी राजधानी क्या थी? श्रीनगर। इसका पुराना नाम क्या है? सुबाहुपुर, जिसका विस्तार सतलज से लेकर अलकनंदा नदी तक था। सुबाहु ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की मदद की थी, यानी कि पांडवों की ओर से लड़ाई लड़ी थी। किसने? सुबाहु ने। और तीसरा गणराज्य उत्तर कुरु है, जो कुरु गणराज्य का हिस्सा था। ये सारे फैक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप नोट कर लीजिएगा। गंगा को पृथ्वी पर लाने का श्रेय भागीरथ को जाता है। कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। का संबंध इसी क्षेत्र से रहा है। इसे उपनिषद के संकरणकर्ताओं द्वारा उत्तरांचल, वाल्मीकि द्वारा उत्तर कौशल, वेद व्यास द्वारा उत्तर कुरु, पाणिनि और कौटिल्य द्वारा उत्तर पट्टी, किरातों के लिए किरात मंडल, खस के लिए खस देश, प्रारंभिक इतिहासकारों के लिए पर्वतकर्ण और गियावली कहा गया है। बाप रे, देख रहे हैं कितने सारे फैक्ट्स हैं। किस किस ने किस किस नाम से पुकारा इसको भी आप प्लीज नोट डाउन करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब बात करते हैं गढ़वाल की। गढ़वाल शब्द जो है गढ़ है, गढ़ अर्थात जैसे छत्तीसगढ़ है ना, ऐसे ही गढ़वाल है। गढ़ का मतलब होता है किला, तो यहां पर बहुत सारे किले रहे होंगे, उसी से नाम ड्राइव किया गया है गढ़वाल। गढ़वाल शब्द परमारों की देन है। 14वीं शताब्दी में परमार वंश के ही एक दैदीप्यमान नक्षत्र राजा थे अजयपाल। अरे अजयपाल के बारे में हम पढ़ेंगे आराम से, बेफिक्र रहिए। इन्होंने 52 छोटे छोटे गढ़ों को एक किया, एक सूत्र में पिरो दिया, और इन सबको एक सूत्र में पिरोने के बाद एक छत्र स्वामी अर्थात इसकी उपाधि ली होगी और गढ़वाल बना दिया सारा मिलाकर। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गढ़वाल कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गढ़वाल कहते हैं। ठीक, सॉरी। वैदिक काल में इस क्षेत्र को हेमवंत, देखिए फिर से कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं इसमें। महाभारत में उत्तर कुरु, पुराण काल में केदारखंड कहा गया है। पुराणोत्तर काल में इस क्षेत्र को केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि और किरात मंडल नामों से जाना जाता था। अब देखिए कुछ इतिहासकारों के नाम है, ये नाम याद रखने जरूरी है हमारे लिए। हरिराम धस्माना, भजन सिंह और डॉक्टर शिवानंद नौटियाल। इन सभी इतिहासकारों का क्या मत है कि ऋग्वेद में जिस सप्त सिंधु देश का उल्लेख है वह गढ़ भूमि ही है। इतने दावे से इन्होंने ये बात कही है। किन्होंने? हरि राम धस्माना, भजन सिंह, शिवानंद नौटियाल, इन सब ने ऋग्वेद में जिस सप्त सिंधु शब्द को पढ़ा उसका मतलब इन्होंने गढ़ भूमि से ही निकाला है। इस क्षेत्र के बद्रिका नाथ के पास स्थित गणेश, हाँ ये देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज। बद्रीनाथ के पास स्थित गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास एवं स्कंद गुफाओं का उल्लेख है और यहीं पर वैदिक ग्रंथों की रचना की गई थी, ऐसा माना गया है। ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी का संबंध भी यहीं से है। ओके, पता नहीं इनके दावे कितने सही हैं, नहीं कह सकते क्योंकि ये पौराणिक ग्रंथ है। ठीक, टेहरी गढ़वाल की एक पट्टी है हिमयाण में विसोन नामक पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड एवं वशिष्ठाश्रम है।
ऐसा माना जाता है कि राम के वनवास चले जाने पर वशिष्ठ मुनि और उनकी पत्नी अरुंधति ने यहां पर आकर निवास किया था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्लीज इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अरुंधति और उनकी पत्नी, सॉरी, अरुंधति और मुनि, वशिष्ठ मुनि ने यहां पर निवास किया था। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। टिहरी गढ़वाल जिले में लक्ष्मण जी ने जिस स्थान पर तपस्या की थी उसे क्या कहा गया है? तपोवन। देखिए, अभी हम जो चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये सारी बातें हमको एक पौराणिक ग्रंथों से मिल रही हैं। सुबाहु के बाद राजा विराट का उल्लेख हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इस बात को, जिसकी राजधानी जौनसार के पास विराटगढ़ी में थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। इसी की पुत्री से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है इसमें, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि यह उल्लेख कहां पर हुआ है। ठीक, आप इसको देखिएगा। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य, ये देखिए, ये बात आपको कई जगह पढ़ने को मिल जाती है, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना मालिनी नदी के तट पर स्थित इसी कण्वाश्रम में की थी। वर्तमान में इसका क्या नाम है? चौका घाट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कण्वाश्रम को इस समय क्या कहा जाता है? चौका घाट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक, ये तो बात पढ़ी हमने किसके बारे में? गढ़वाल के बारे में। अब थोड़ा सा कुमाऊं के बारे में देख लेते हैं। कुमाऊं शब्द के बारे में भी जो उत्पत्ति है, इससे भी कई सारी किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं कि पिथौरागढ़ जिले की चंपावत तहसील में कानदेव नामक पहाड़ी पर विष्णु भगवान ने कुरमु यानी कि कछुए का रूप धारण किया। 3 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की। लगातार 3 सहस्त्र वर्षों तक एक ही स्थान पर खड़े रहने के कारण कुरमु भगवान के चरणों के चिन्ह पर्वत में अंकित हो गए, जो अभी तक विद्यमान बताए जाते हैं। तब से इस पर्वत का नाम कुरमांचल हो गया। कुरमांचल का प्राकृत रूप बिगड़ते बिगड़ते कुमू बन गया तथा यही शब्द बाद में क्या कहलाया? कुमाऊं कहलाया, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया था। प्रारंभ में केवल चंपावत वाला जो क्षेत्र है, जब आप मैप देखेंगे तब पता चलेगा चंपावत कहां पर है। उत्तराखंड के सबसे ईस्ट वाले पार्ट में है। चंपावत के आसपास के क्षेत्र को ही कुमाऊं कहा जाता था, लेकिन आगे चलकर हम देखेंगे कि कैसे चंद्रवंश के समय में साम्राज्य विस्तार होता है। तो देखो, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर और उधम सिंह नगर वाला जो पूरा इलाका है वो कुमाऊं कहलाया। कुमाऊं को मानसखंड कहा गया, ये बात आपको पता ही है। ब्रह्म और वायु पुराण के अनुसार यहाँ, अब देखिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, मैं आपको बता रहा हूं साथ साथ क्वेश्चन कहां कहां से आए हैं। क्वेश्चन देखिए ऐसे आता है कि कौन सी जाति यहां नहीं थी। वो तभी पता चल पाएगा जब हमको ये पता हो कि कौन सी जातियां थी। किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग, ये सारी जातियां यहां रहती थी। क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में? कौन सी नहीं थी। महाभारत में भी कुरमांचल क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद तथा खस जातियों का उल्लेख मिलता है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं जाखन देवी नाम के मंदिर की, जो अल्मोड़ा में है। इसका अस्तित्व भी अत्यंत प्राचीन माना जाता है और यहां पर यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। कुमाऊं क्षेत्र में बेरी नाग नाम की जगह है, जिसमें बेनी नाग लिखा है ना, बेरी नाग भी उसको कहते हैं, पिथौरागढ़ में है। धौर नाग, कारी नाग, पिंगल नाग, खरहरी नाग, बासुकी नाग इत्यादि नाग देवता के मंदिरों की उपस्थिति हमको पता चलती है कि यहाँ पर नाग जाति निवास किया करती थी। अब देखिए, इसमें एक फैक्ट बड़ा अच्छा दिया हुआ है। तारीख मुबारक शाही के अनुसार 1380 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह ने कटेहर के विद्रोही सरदार खड़कू का दमन करने के लिए प्रवेश किया, तो भयभीत होकर विद्रोही नेता ने कुमाऊं में शरण ली थी। ये जानकारी हमको मिल रही है कहाँ? तारीख मुबारक शाही। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजने वाले हैं कि तारीख मुबारक शाही किसका ग्रंथ है और किस वंश की जानकारी हमको देता है। ओके, तो ये रहा आज का पहला लेक्चर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा बोरिंग है हिस्ट्री वाला ये वाला पार्ट, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो थोड़ी रुचि हमारी बढ़ेगी। बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।